हेलो फ्रेंड, अभ्या एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको बता दें कि आप लोग को जैसे में पता होगा कि जो शिक्षक भर्ती के लिए को लेकर जो कार्य चल रहा है वो सभी अवगत हैं। जैसे प्रमोशन और स्थानांतरित कार्य जो चल रहा है उसे सभी लोग अवगत होंगे और सबके दिमाग में एक ही बात होगी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को कब मिलेगी। जाहिर सी बात है, 4 साल से सभी प्रतिद्वंदी छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो है कब देखने को मिलेगी। तो रही बात कि आपको बहुत जल्द देखने को नई शिक्षक भर्ती मिलेगी, क्योंकि एक बात स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि 25 जून के पहले कोई विज्ञापन, कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि स्थानांतरित का कार्य अभी 25 जून तक चलेगा और 25 जून के बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर उसमें सरकार थोड़ा सा लेतफी करती है तो जुलाई के लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक विज्ञापन आने की पूरी उम्मीद है। अगर बात संशय यहाँ से है कि आगे सामने जो है लोकसभा का चुनाव है, तो इनको भर्ती लानी ही पड़ेगी। और सबसे मेन रीज़न यह है कि भर्ती ये क्यों देंगे, तो भर्ती इसलिए देंगे कि जो ये समायोजन का कार्य और स्थानांतरित का कार्य ये जब समाप्त हो जाएगा तो कई विद्यालय ऐसे हो जाएंगे जो शिक्षक विहीन हो जाएंगे। या तो उनको ताला लगा दिया जाएगा या इनको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देना पड़ेगा। तो यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि जैसे ही कार्य समाप्त होते हैं तो आपको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एक बड़े पदों पे देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अपने तैयारी को नया आयाम देते रहें, क्योंकि आपको बहुत समय नहीं मिलेगा। देखते देखते फरवरी समाप्त हो गई, इसके बाद मार्च जाएगा, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने मान के चलिए आप लोग के पास है। अगर आप लोग को पता होगा कि जो केवीएस की जो भर्ती आई है, बहुत लोग ऐसे हैं होंगे जिनको अभी पाठ्यक्रम या सिलेबस पता ही नहीं होगा, कैसे आई, कैसे पेपर होने लगा। इसलिए आप लोग अपने तैयारी करते रहें। भर्ती देना उनका काम है, तैयारी करना हमारा काम है, तो हम अपनी तैयारी जारी रखें। उसी के संबंध में हम शिक्षण कौशल जो है लाए हैं और ये टॉपिक वाइज चलेगा। तो बता दें आपको कि जो इसका टॉपिक वाइज है, पहला जो इसकी टॉपिक है ये शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। जो पहली टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, ये पहला टॉपिक है। और शिक्षण कौशल से आपको पूरे 10 नंबर देखने को मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर जो है आपको सारे सिलेबस टच कर दे। कभी कभी हमारे कहने का मतलब ये है कि शिक्षण विधियाँ जो कौशल है, यहाँ से कभी कभी 2 क्वेश्चन दे देगा, कभी 1 क्वेश्चन देगा, कभी 0 दे देगा, यहाँ से 1 क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, लेकिन जो एग्ज़ाम सेटर होते हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि सारे सिलेबस को ले लिया जाए और वहाँ से क्वेश्चन रखा जाए। तो आपको बता दें कि 2018 और जो 68,500 और 69,000 की जो वैकेंसी हुई हैं, उन सब में कौन कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, एक अलग से वीडियो हम आपके बीच लाएंगे। इसलिए इस शिक्षण कौशल के प्रथम हेडिंग को, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल को देखें और कैसा ये वीडियो लगा आप ज़रूर बताएं। तो आइए हम देर न करते हुए अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें कंसीडर करना है। देखते हैं थोड़ा सा, एक रही बात एक और, ये हमारा चैनल है अभ्या एकेडमी, लाइक एंड सब्सक्राइब।
इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जो आने वाली सारी वीडियो हैं टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसके उद्देश्य हैं दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसके उद्देश्य हैं दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। ये कोटेशन जो है गेज महोदय की बहुत ही चर्चित कोटेशन है। ये पिछली कई परीक्षाओं में यूपी टेट की पूछी गई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण के तत्व कौन कौन से हैं? कक्षा, विद्यालय और समाज, ये शिक्षण के तत्व होते हैं। देखते हैं आगे। जो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के हमारे 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ये उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। और शिक्षण के आधार पर शिक्षण के प्रकार जो हैं, एक तंत्रीय शिक्षण होता है, लोकतंत्रीय शिक्षण होता है और हस्तक्षेपी रहित शिक्षण होता है। बहुत सी बच्चे रहित और सहित में कंफ्यूज उनको बना रहता है कि रहित क्या होता है और सहित क्या होता है। तो सही बात है। देखिए रहित जो होता है, ये ल बन गया, इसको तो समझिएगा आप लोग। जो रहित होता है, रहित मतलब होता है बिना, और सहित मतलब होता है साथ। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी रहित और सहित में इतना फ़र्क होता है। रहित मतलब बिना होता है, सहित मतलब यानी कि साथ उसमें समाहित हो, जो सहित मतलब उसमें समाहित हो। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं देर न करते हुए। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। आइए इन तीनों को हम जान लेते हैं कि पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है, अंतः क्रिया अवस्था क्या होती है, उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। जो हमारी पूर्व क्रिया होती है, ये कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया जो होती है, ये पूर्व क्रिया होती है। अंतः क्रिया क्या होती है? कक्षा में जाने के बाद जो बच्चों और शिक्षक में जो क्रिया होती है वो अंतः क्रिया होती है और वो सकारात्मक होती है। और उत्तर क्रिया क्या होती है? जब बच्चे सीख जाते हैं और उसका शिक्षक मूल्यांकन करते हैं, वो उत्तर क्रिया होती है कि बच्चों ने कितना सीखा। तो सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना ही उत्तर क्रिया होती है। शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका है। व्याख्यान विधि है, कठिन अंश को सरल बनाना। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ से 3 शिक्षण विधियाँ दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा और पूछ देगा कि ये इसमें से शिक्षण विधियाँ कौन सी हैं। तो आप लोग इस शिक्षण विधियाँ को जाने रहें, देखे रहें। व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, उदाहरण विधि, प्रति उत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि और डाल्टन विधि। ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो गई। एक जो छूट रही है किंडरगार्टन विधि। ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो गई। इस प्रकार से हमारी ये शिक्षण विधियाँ हैं। आप लोग इसे जाने रहिए। आइए देखते हैं आगे। जो अगला है कि कहानी तथा कथन विधि द्वारा, ठीक, कहानी तथा कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंश को सरल बनाया जाता है। कहानी तथा कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाना। उदाहरण विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण विधि का प्रयोग काहे को किया जाता है? तो छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति एवं वृद्धि के लिए। प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या होती है? शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि में शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचारों को संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है। बीके पासी साहब का
शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के लिए विचारों की संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का समूह है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है बीके पासी का। और बता दें कि शिक्षण की कौशल विशेषताएं प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित होती है। शिक्षण की कौशल की विशेषताएं प्रक्रिया एवं व्यवहार से संबंधित होती है। शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाते हैं, कौन बनाता है? शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण कौशल को प्रभावी कौन बनाता है? शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण कौशल को सक्रिय कैसे बनाया जाता है? तो समस्त अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षण कौशल को सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल को समस्त अंतःक्रिया के द्वारा सक्रिय बनाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। किस पे आधारित है? शिक्षण कौशल पर आधारित है। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी। कहाँ तैयार की गई थी? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में तैयार की गई थी। आपको हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपके बीच हम उपस्थित हुए हैं। ये जो जिस प्रकार से तैयार की गई है ये कहीं नहीं मिलेगा। हमने यह प्रयास किया है कि जो शिक्षण कौशल का प्रथम टॉपिक है ये जब आए परीक्षा में तो प्रश्न यहाँ से कोई मिस ना हो और आप 10 में 10 स्कोर करके आएँ शिक्षण कौशल में, मनोविज्ञान में और जीवन कौशल में। तो बैक टू बैक आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं जो हमारा है कि शिक्षण कौशल के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित हैं। कितने शिक्षण कौशल निर्मित हैं सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत? तो बीके पासी द्वारा 13 सूक्ष्म शिक्षण कौशल निर्मित किए गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर उद्देश्य को लिखना होता है। सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर होता है पाठ की प्रस्तावना। एनसीईआरटी द्वारा कितने महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल माने गए हैं? तो एनसीईआरटी ने 5 महत्वपूर्ण कौशल माने हैं। इनको आप रट्टा मार लीजिएगा। एक खोजक प्रश्न कौशल होता है या खोज प्रश्न कौशल होता है, स्पष्टीकरण कौशल होता है या उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, पुनर्मनन कौशल होता है, दृष्टांत कौशल होता है। ये 5 प्रकार के एनसीईआरटी ने शिक्षण कौशल माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण 5 शिक्षण कौशल पूरे हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शिक्षक छात्र में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? खोजक प्रश्न कौशल जोड़ता है। शिक्षक छात्र में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से प्रश्न खोजक कौशल जोड़ता है। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसको कैसा कौशल कहा जाता है? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल उसको कहा जाता है। ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए, मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि जो बच्चों का ध्यान है उनको पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझ के परिवर्तन किस कौशल के माध्यम से तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के माध्यम से लगाते हैं। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन लाना होता है। ठीक, शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्र तक पहुंचाता है। यह दृष्टांत कौशल के अनुसार पहुंचाता है। शिक्षक नवीन एवं जटिल अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है दृष्टांत कौशल के अनुसार। और दृष्टांत कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या क्या आता है? तो शाब्दिक में आ जाता है कहानी और कथन आ जाता है। अशाब्दिक में कोई घटना का वर्णन, चुटकुले, कविताएं और लेख आदि इस प्रकार के अशाब्दिक कौशल में आ जाते हैं। दृष्टांत कौशल 2 प्रकार के होते हैं।
शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में कहानी कथन आता है और शाब्दिक में घटना का क्रम या घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, लेख इत्यादि इस प्रकार से आते हैं। तो अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन द्वारा। अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन द्वारा। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, निगमन विधि के जनक भी अरस्तु हैं। आगमन विधि उदाहरण से नियम तक चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन विधि उपयोगी है। आगमन विधि जो है उपयोगी है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और निगमन विधि है उच्च कक्षा के लिए उपयोगी। समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि जो आगमन विधि है, देखिए अ से आगमन, उ से उदाहरण, इसे आप देख सकते हैं। नी से निगमन, नी से नियम। जो निगमन विधि है नियम से उदाहरण तक चलती है। तो नियम उन्हीं बच्चों को हम बताते हैं जो थोड़ा सा समझदार हों, जो उच्च कक्षा में प्रवेश कर गए हों। उनको पहले हम नियम बताएंगे, फिर उदाहरण देंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले हम उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। तो आगमन विधि है प्राथमिक कक्षा के लिए और निगमन विधि है उच्च कक्षा के लिए। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा शिक्षण सूत्र हैं, ये 11 प्रकार के शिक्षण सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शिक्षण सूत्र को एग्जामिनर या एग्जाम सेटर क्या करता है, उलट से पलट देता है। इस प्रकार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप शिक्षण सूत्र को बहुत ही गहन पूर्वक अध्ययन करिएगा और इसको याद करिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, न कि अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। सरल से जटिल की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, पूर्ण से अंश की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है और प्राकृतिक अनुसरण के द्वारा होता है। इस प्रकार ये 11 शिक्षण सूत्र हुए कंप्लीट। और देखते हैं कि छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र दर्शाता है। नए ज्ञान की खोज में सहायक आगमन विधि होती है। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, आगमन से निगमन की ओर करना चाहिए। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि द्वारा। निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर। योजना विधि है किलपैट्रिक की। और प्रयोग में विश्वास कौन करता है? तो प्रयोग में विश्वास प्रयोजनवाद करता है। तो प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो प्रयोजनवाद के जनक है जॉन डेवी। डाल्टन विधि के जनक है हेलन पारखस्ट। किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्रावेल। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों का बगीचा होता है। मॉन्टेसरी विधि के जनक होते हैं मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। और बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना के प्रतिपादक भी हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना जो लागू हुई 1937 में, वर्धा योजना लागू हुई। इस प्रकार से जो शिक्षण वाला भाग है ये कंप्लीट होता है पहला। और हमें विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी हुई है। ये कई एग्जामों में आए हुए प्रश्न का एनालिसिस है, तो इसे आप बार बार रिवीजन करें। यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसे दूसरों के पास भी सेंड करें, शेयर करें। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।